सो यार मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लेट है, ये वाली एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, वीडियो आ गया, वीडियो को एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अतिश और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर लेके आ गए अपनी बिजनेस स्टडीज की एक और नई वीडियो। आज हम लोग करेंगे अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर और सेकंड लेक्चर। यार आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को भी अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं, इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अब हमारे को मतलब मैं आपको मेन अगर नाम बताऊं तो हेनरी फेयोल और दूसरे FW टेलर, इन दोनों ने हम लोग को बहुत सारे प्रिंसिपल्स टेक्निक्स वगैरह दी। तो हम लोग उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। सो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इतना लंबा सा टर्म है ना, मतलब ओवरऑल बस यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो चलो देखते हैं। A principle refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। मतलब प्रिंसिपल क्या होते हैं? जो एक फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होते हैं। कौन से? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे जो बेस्ड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो किस लिए है कि हमारी मतलब जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, मेन डिसीजन मेकिंग के लिए है, एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स की बिहेवियर होता है उसके लिए है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे आते हैं नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों को एक ही बात बोलते हैं, इन तीनों को एक ही बात बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के नेचर या फिर फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ऑल परवेसिव, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोग बता रखा है कि मतलब हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क करेगा। जो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये इधर उधर कहीं ना कहीं, सारे के सारे नहीं तो कोई ना कोई मतलब यूज हो रहे होंगे, इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। सेकंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। मैनेज जो हमारी होती हैं, जो मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, दे डोंट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते। लाइक जैसे हमारे साइंस की मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी तरह रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम जनरल गाइडलाइंस। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म हुए हैं, इसमें इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कैसे है भाई? मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको अपनी तरफ से फ्लेक्सिबली, मतलब फ्लेक्सिबली हम लोग उनको लगा सकते हैं कहीं पे भी, उसको जहां पे भी हमको लगाना है वहां पे हम लोग कर सकते हैं, इनको अपनी तरफ से मतलब तोड़ मोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं मेनली बिहेवियरल। सो इसमें क्या आता है हमारा जो मतलब दीज Principals insist on improving relationship between superior subordinates and all the members of the organization. They also establish relations between human and material resources। मतलब बिहेवियर के ऊपर भी जो फर्क आता है इन मैनेजर, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनको अप्लाई करने के बाद। आगे देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है भाई? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है क्या बताया, तो अब उसकी डेफिनेशन वगैरह सुन लो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied on in a situation what might be द इफेक्ट। मतलब जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है उसको प्रिंसिपल को लगाने के बाद, यही सब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। आगे देखते हैं, वो हमारा थर्ड आ जाता है टॉपिक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इंपॉर्टेंस क्या क्या यार इसकी? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब जो मैनेजर्स होते हैं ना उनको हम लोग, दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। इंपॉर्टेंट लाइन यही थी, मैनेजर्स को गाइड करते हैं राइट डिसीजन लेने के लिए राइट टाइम पे। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज जितने भी हम उनको अच्छी तरह से मतलब पूरा का पूरा उनको यूज करें, यही होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और साइंटिफिक डिसीजंस, मतलब जितने भी साइंटिफिक डिसीजन होते हैं ना एवरीडे लाइफ में, सो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प होती है। मतलब जो डिसीजन हो रही है साइंटिफिकली, मतलब मैनेजर ले रहे हैं ना, उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो हमारी चेंजिंग एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे भी मीट करता है। लाइक जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, या फिर मतलब जो भी होते हैं फ्लेक्सिबल ये सब होते हैं ना, सो डायनेमिक एनवायरमेंट में भी वो आ जाते हैं। सो ये सब जो होता है, मतलब जो हमारा चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल्स होते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। आगे आ जाते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, हेनरी फ्योल, मिस्टर हेनरी फ्योल, जो भी थे सर हेनरी फ्योल।
तो उन्होंने जो हम लोग को 14 प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। 14 प्रिंसिपल्स में आपको बता दूं क्या क्या होंगे, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। 14 प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ना। हेनरी फ्योल ने हम लोग को जो सबसे पहला प्रिंसिपल दिया, हेनरी फ्योल को हम कहते हैं सबसे पहली बात फादर ऑफ मैनेजियर, क्या है मैनेजरियल, हाँ, मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। हेनरी फ्योल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजर स्टडीज या फिर मैनेजमेंट थॉट का, या फिर मतलब फादर ऑफ, एक तरीके से मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का इनको फादर कहा जाता है। अब देखते हैं इनके प्रिंसिपल्स। इनका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा, जो कि डिवीजन ऑफ वर्क या फिर स्पेशलाइजेशन भी इसमें आती है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब भाई डिवाइड कर देना वर्क्स को, मतलब जितना भी, आप मान लो एक बंदे का काम है, एक बंदे का काम तो एक बंदा कर लेगा, बट अगर बहुत सारा काम एक ही बंदे को दे दिया तो वो गलत होगा। डिवाइड कर देना काम को कितने, पूरी टीम के अंदर, एक मतलब पूरी जब सब लोग होंगे तो वो टीम की तरह जब काम करेंगे काम बहुत अच्छे से होगा और वो स्पेशलाइजेशन को लीड करेगा, यही इनका कहना था। इसमें जो आते हैं पॉजिटिव इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशलाइजेशन वगैरह, लेकिन अगर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो वो क्या होता है, लैक ऑफ एफिशिएंसी, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। अगर अच्छे से काम ना हुआ तब आते हैं सारे कॉन्सिक्वेंसेज, ये याद रखना, ठीक है। अगर अच्छे से काम होगा तो एफिशिएंटली भी होगा, स्पेशलाइजेशन भी होगी, लेकिन अगर अच्छे से काम नहीं होगा तो उसको अपोजिट कर दो, स्पेशलाइज नहीं होगा और साथ में आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। जो हमारी जो मतलब अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेने के लिए वो काम आती है। अथॉरिटी अगर आपको दे रखी है तो आप पावर है आपके पास डिसीजन लेने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप लोगों को मतलब जो आपका ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, मतलब आपको जॉब को कंप्लीट करना, उसका ऑब्लिगेशन आपके ऊपर होता है। इसमें हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मिसयूज कुछ नहीं होगा अथॉरिटी का। और दूसरी बात, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, बिना डिले के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेज, वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देंगे किसी को, मिसयूज भी होगा बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है। आगे आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हमारा क्या आता है, डिसिप्लिन जैसे कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो गुड सुपीरियर नहीं होगा, ठीक है। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ये सब होते हैं इनके पॉइंट्स। अगर इनको पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है हमारे जो मतलब डिसिप्लिन है, अगर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे क्या आएंगे, जो सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्वियसली, इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। और अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो डिसऑर्डर होएगा, कंफ्यूजन होएगा, केओस होएगा, ठीक है, और डिले होएगा वर्क में, हर चीज में, मतलब बहुत ही मतलब काम खराब होएगा अगर डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आगे आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा क्या है यार, इसमें ना एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस सुपीरियर, वन बॉस या फिर वन सुपीरियर, एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर एंड ओनली बिकॉज ऑफ, मतलब यार ये इसलिए कह रहे हैं कि मतलब जो हमारा एक ही बॉस से आप लोगों को ऑर्डर्स मिले और उसी बॉस को आप रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऑन मतलब एक ही बार में एक एम्प्लॉय को 10 बॉस अगर ऑर्डर देंगे सो वो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके कॉन्सिक्वेंसेज मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज हो जाएगा और सबऑर्डिनेट मतलब क्या बोलते हैं, वो भागेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी, ठीक है। ये सारे इसके जो मतलब इफेक्ट्स हैं वो होंगे कॉन्सिक्वेंसेज। और मतलब अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होएगा तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल के, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट और साथ में नो ईगो क्लैशेस। आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा क्या है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, मतलब जो एक यूनिट होगी पूरी की पूरी, जितने भी मतलब ग्रुप में काम कर रहे हैं उन सब का एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उन लोगों का, जो मतलब एक कॉमन गोल की तरफ वो लोग जा रहे होंगे तो अच्छे से काम होगा और पूरा होगा। इसमें अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और साथ में एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स हैं वो एक ही जगह पे यूनिफाई हो जाएंगे। यार देख लो, अब पसीने वगैरह भी आ रहे हैं। आगे देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके, कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी अगर ये वाला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं अप्लाई होगा तो, और साथ ही वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज भी होगा। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा 6th पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही बड़ा एक प्रिंसिपल है हमारा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल का, अगर आप लोगों को भाई देखो ये इसमें ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव है, लाइक आप लोगों को कार खरीदनी है, किसी इंप्लॉय को बाइक खरीदनी है, किसी इंप्लॉय को घर खरीदना है, ठीक है। अगर वो अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेगा, उसको मिलेंगे क्या, बोनस वगैरह सब कुछ, सैलरीज वगैरह टाइम पे
बिना किसी छुट्टी के काम करेगा तो उसको भाई सब कुछ मिलेगा, उसकी अर्निंग अच्छे से होगी, तो वो आराम से अपने जो खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको कंप्लीट कर पाएगा। और नहीं करेगा तो कॉन्सिक्वेंसेज यही हैं कि यार उसके खुद के भी जो होंगे वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे 7th पॉइंट पे, जो कि हमारा रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्युनरेशन क्या होती है भाई, मतलब सैलरी वगैरह जो होती है एम्प्लॉयज की वो देनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो एम्प्लॉयज गेट, मतलब अगर ये होगा तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे और उनको डिवोशन मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी उन लोगों को, मतलब कमिट होंगे वो अपने काम के प्रति, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एम्प्लॉयज जो होंगे डिमोटिवेट तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हैं, लाइक डिससेटिस्फैक्शन भी होगी, ठीक है। और आगे देखते हैं अपना 8th पॉइंट, जो कि आता है हमारा 8th जो आपका प्रिंसिपल है वो कौन सा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखना है कि आपके जितने भी मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं ना उनको लाइन से लिखना, क्योंकि ऊपर नीचे इनको आप नहीं कर सकते हो। 8 जो आपका आता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स, जो आपकी पावर और मतलब टॉप लेवल के हाथों में है तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ टॉप लेवल के पास आपकी पावर नहीं है, पावर जो है वो हर लेवल के पास इक्वली, मतलब टॉप मिडल लोअर सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर भाई सेंट्रलाइजेशन एज बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होंगे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट ये है। अगर दोनों एक साथ होंगी, दोनों चीज़ें होंगी, मतलब टॉप लेवल के पास उनकी हिसाब से जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब कुछ है उनके हिसाब से, और जो नीचे के हैं उनके पास भी थोड़ी पावर्स है ताकि वो भी डिसीजन ले पाए, टाइमली डिसीजन ले पाएंगे वो लोग, सारे फास्ट डिसीजन होंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइम पे काम कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। आ जाते हैं अपने 9th प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है यार, मतलब जैसे ना, मतलब एक होता है जो हेड है आपका, ठीक है। हेड को मतलब अगर आप लोगों को नीचे वाले बंदे को हेड के पास, मतलब सीधा CEO या फिर आपके ओनर के पास उसको कंप्लेन करनी है, तो एम्प्लॉय कैसे करेगा, अपने ऊपर वाले को बताएगा, वो उससे ऊपर वाले को बताएगा, वो उससे ऊपर वाले को बताएगा, देन जाके मेन बॉस के पास वो जो आपकी मतलब शिकायत होगी वो पहुंच पाएगी, ठीक है। इसमें यही होता है स्केलर चेन में कि आप डायरेक्टली किसी भी अपने मतलब जो सुपीरियर है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है। सो आगे देखते हैं इसमें सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसका सिस्टमैटिक फ्लो होएगा एक, और जो हमारा मतलब कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये होगी, ठीक है। और जो दूसरा हो गया हमारा, अगर इसको नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन का गैप भी हो सकता है और साथ में क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। आगे देखते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो कि हमारा 10th प्रिंसिपल है, ठीक है। In this principle, order does not mean command, but it refers to the orderly arrangement of men and material that is fixed place for everything। मतलब भाई इसमें देखो क्या है, ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें हैं ना, चाहे वो एम्प्लॉयज हो या फिर कोई भी नॉन मटेरियल, मतलब मटेरियल थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आप एक ऑर्डर में सेट रखोगे, मतलब अब ह्यूमन को आप कहोगे भाई उनको कैसे ऑर्डर में, भाई उनके लिए मतलब सबके लिए परफेक्ट कैबिन्स होंगे, या फिर जितने भी आपके मैनेजर्स हैं उन सबके लिए, जैसा होता है ना आपने देखा होगा, सबके लिए परफेक्ट कैबिन्स होते हैं, या फिर जितने भी मतलब क्यूबिकल्स बने होते हैं, सो उसमें बैठ के सब लोग काम कर रहे होते हैं, वो होता है ऑर्डर। अगर ऐसी सबको मतलब इधर उधर बैठा के काम करवा दिया एक पूरे बड़े हॉल में, सो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, चीज़ें इधर की उधर होंगी, यही होगा। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या है, मतलब किसी को भी जेंडर या फिर क्या मतलब कास्ट के बेसिस पे, या फिर और भी जितने भी होते हैं चीज़ें, किसी भी बेसिस पे किसी को भी मतलब आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लाइक आपका जो सबॉर्डिनेट है या फिर आपका जो सुपीरियर है, दोनों में मतलब अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि मतलब भाई अगर दूसरी कास्ट का है तो उसको ज़्यादा सैलरी देने, और अगर नीचे मतलब जो लोअर कास्ट का है उसको कम सैलरी मिल रही है, या फिर अगर उसका रेशिज्म मतलब उसका फेस जो है वो ब्लैक है तो उसको कम सैलरी मिल रही है, और उसका फेस वाइट है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रिंसिपल यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आगे आ जाते हैं हमारे जो 12th प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। बहुत बड़ा है ना, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। फ्यूल वाज अ व्यू, मतलब फ्यूल का एक व्यू था दैट एम्प्लॉयज वन सिलेक्टेड शुड कीप एट देयर पोजीशन फॉर मिनिमम, मतलब इसमें एक मिनिमम टाइम पीरियड देना चाहिए किसी भी पर्सोनल को या किसी भी एक बंदे को, मतलब आपने अगर हायर किया तो उसको एक मिनिमम टाइम पीरियड देना चाहिए अपने जो स्किल्स हैं वो दिखाने का। क्योंकि यार जब स्टार्टिंग में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, सो यार ऑब्वियस सी बात है ना, आप कहीं पे भी नहीं जाते हो तो यार आप अपने टैलेंट एकदम से नहीं दिखा पाओगे, या अगर आप भाई ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर मतलब कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो, सो आप दिखा सकते हो, मतलब ईजिली आप नहीं दिखाते। सो आपको मिनिमम टाइम पीरियड मिलना चाहिए। आगे देखते हैं हमारा जो आता है इनिशिएटिव 13 प्रिंसिपल है हमारा। इनिशिएटिव मतलब जो भी आप अगर मतलब वर्क कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप में आप काम कर रहे हो, सो आपको इनिशिएटिव मिलना चाहिए आपके वर्क्स के ऊपर, या फिर आपने अगर छोटी सी भी काम मतलब आपको छोटा सा भी आपने काम किया तो आपके जो मतलब
सुपीरियर होंगे वो आप लोगों को अगर इनिशिएटिव करेंगे तो आप मोटिवेट होगे। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बाद में देखते हैं। मोटिवेट हो गया मतलब आपको अच्छा लगेगा, या फिर अगर आप लोग छोटे छोटे डिसीजन में पूछा जाएगा कि मतलब यार ये बताओ यार वो बताओ, सो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इनिशिएट होगे। ठीक है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या, अगर आपको नहीं होगा तो डिमोटिवेट होगे, डिमोटिवेट हो गए। सो ऐसे थोड़ी छोटी मोटी बातें मैं करता रहूँगा जानबूझ के, ताकि आप लोगों को हंसी आती रहे। ठीक है, डिमोटिवेट को हम लोग डिमोटिवेट बोल देंगे। ठीक है, सो आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा लास्ट प्रिंसिपल जो कि है 14th प्रिंसिपल, एस्पिरिट दे कॉप्स। अगर आप कहोगे कि वर्ड्स कहता है, वर्ड बाई स्पिरिट के ऊपर है एक तरीके से। स्पिरिट मतलब भूल जाओ यार, वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है, अलग वर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट, मतलब इसमें यार सिंपल सी बात होती है कि आए जो अगर मतलब आप खड़े हुए कहोगे कि मतलब आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू डैट, मतलब आई की जो फीलिंग है उसको वी से कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब आई की जगह आप बोलो, बहुत सारे मैनेजर्स आपने देखे हुए ना मतलब मूवीज वगैरह में, कि भाई जो सारा काम करवा लिया एम्प्लॉयज से और खुद के ऊपर ले लिया कि भाई मैंने करा है, सारा प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप आई की जगह बोलोगे कि सर मैंने कुछ नहीं करा, हमारी टीम ने मिलकर किया, हम सब ने मिलकर किया, हम या फिर वी, सो उसको कहते हैं हम एस्पिरिट दे कॉप्स। इससे क्या होता है, हमारे जो मतलब डेवलप्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इसके, और साथ में हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है अगर ऐसा नहीं होगा तो, लैक ऑफ टीम स्पिरिट होगी। ठीक है, ग्रुप गोल्स मे नॉट बी अचीव्ड, क्योंकि भाई आगे जाके वो साथ नहीं देंगे ना जितने भी एम्प्लॉयज होंगे। इसमें बस इतना ही था। फाइनली मतलब हम लोग यही कंक्लूड करते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल, दैट्स इट। अब आ जाते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हम लोग को दी थी FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने। सो इसमें आ जाते हैं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो ही 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और उसमें क्या आता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस की तरह एक, साइंस में जैसे एक रूल ऑफ थंब था ना, वैसे इसमें नहीं होता। मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, according to this principle there should be scientific study and analysis of each element of job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and trial method. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. मतलब टेलर ने ये बिलीव किया कि, टेलर ये वो वाला टेलर नहीं, आप कपड़े सिलने वाले नहीं, TAYLOR, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इसका नाम था बंदे का। ठीक है, सो इसने क्या मतलब इसने ये बोला कि भाई मतलब एक ही बेस्ट वे होता है काम को करने का, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर बार बार करते रहो उसको, ये नहीं होता। या फिर कोई मतलब आपका जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ थंब नहीं है, उसको आप लोग मतलब हटा के उसकी जगह पे क्या लेके आए कि मतलब एक बेस्ट वे होता है किसी भी काम को, क्या किसी काम को एफिशिएंटली करने का या फिर मैक्सिमाइज उसकी एफिशिएंसी करने का। ठीक है, आगे देखते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब जो डिसकम्युनिकेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए, पूरी एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए अच्छे से, मतलब बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों की भाषा में को तो पूरी बातचीत होनी चाहिए, जो आपके मैनेजमेंट है और वर्कर्स, मतलब वैसी वाली इनफॉर्मल भी नहीं, फॉर्मल वे में अच्छे से, मतलब उनके वे में जो उनके मतलब बिहेवियर है या फिर मतलब जो भी है, अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की पहचान हो अच्छे से, मतलब सब लोग मतलब उनकी बात समझें, तो यार यही होगा, एफिशिएंटली काम होगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेट करके अगर सब लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन अगर इंडिविजुअली अब सब अपना अपना कर रहे होंगे सो उसमें ना यार प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर एक ही मतलब अगर एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 10 लोगों को बोला गया और 10 लोग अलग अलग अपना काम करेंगे ना, नहीं हो पाएगा। बट अगर सबने अपना डिसाइड कर लिया कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, और किसी एक बंदे ने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा सबको काम, ठीक है, और साथ में बैठ के सब काम कर रहे हैं ना, यार वो फीलिंग आपको भी पता है वो अलग ही होती है। सो आगे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वर्कर्स को मतलब डेवलप करना, उनकी ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी तक, उनकी ग्रेटेस्ट मतलब हमारी जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर तक, मतलब ग्रेटेस्ट लेवल पे उनको लेके जाना, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। इसमें बस इतना ही था। सो जो हमारा ये जो टेलर था ना भाई, इसने 4 ही बस जो प्रिंसिपल्स है वो दिए। उसके बाद इसने दी टेक्निक्स में हमारी आ जाती है सबसे पहले, आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो अच्छे से, मतलब पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दो बढ़िया तरीके से। ठीक है, टेक्निक्स में आ जाती है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप, सबसे पहले टेक्निक है इसकी। इसके अंदर आ जाती है बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसके अंदर आ जाते हैं 2 मैनेजर्स या फिर 2 इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, और उसके अंदर भी आ जाते हैं 4 जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क या फिर रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये किसके अंदर है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर। अब दूसरे आ जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन से है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और ये सब के अंदर कौन काम करे, वर्कमैन, जो कि होते हैं लेबर्स। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप, मतलब एक पूरा फ्लो चार्ट टाइप बना दिया है। ठीक है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, ऐसे होते हैं फंक्शनली काम। आगे आ जाते हैं
सो अब आगे आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है भाई? स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of setting standards for every phase of business operation, और सिंप्लीफिकेशन क्या होती है हमारी? refers to eliminating एलिमिनेटिंग को एलिमेंट्री बोलो, आगे देखते हैं। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइज एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप समझ गए, और जो हमारा मतलब कौन सा था पहले, स्टैंडर्डाइजेशन, उसका भी मतलब आप समझ गए होगे। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड सेट करना, और सिंप्लीफाई कर देना मतलब जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनमें कि मतलब उनकी अलग अलग ग्रेडिंग कर देना, या फिर अलग अलग उनको ठीक से लगा देना, ठीक है, साइजेस के हिसाब से प्रोडक्ट्स वगैरह को। इसको कहते हैं हम सिंप्लीफाई करना। आ जाते हैं अपने थर्ड पे, जो थर्ड टेक्निक है उसको कहते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ठीक है। इसमें यही है बस, मतलब मेथड स्टडी यही होती है कि एक मेथड ढूंढो, बेस्ट मेथड होना चाहिए जो कि आपकी जॉब को कंप्लीट करने का, आपके वर्क को कंप्लीट करने का होना चाहिए। आगे आ जाते हैं फोर्थ, जो कि इमोशन स्टडी रेफर्स टू मेकिंग थ्रू एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस, थ्रू नहीं है, थॉरो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर व्हाइल ही इज डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब थॉरली एनालिसिस करके उसके बाद उसके जो वेरियस मोशंस हैं उनको मतलब सोचना दिमाग में कि मतलब भाई ये जो हमको वर्क मिला है इसको कैसे कंप्लीट करें, मोशनली उसको स्टडी करना। यही है हमारा मोशन स्टडी के अंदर, कि एक पर्टिकुलर टास्क को हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके फिर करना। आ जाता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। मतलब एक वर्कर एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, यही होती है टाइम स्टडी। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा जो फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है भाई? FATIGUE, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। फटीग स्टडी क्या होता है? हमारा जो फटीग स्टडी होता है ये मतलब जो वर्कर होते हैं ना वो थक जाते हैं। सो फटीग स्टडी यही है कि वो कितने टाइम के बाद थक रहे हैं, उनको कितने रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, यही होता है फटीग स्टडी के अंदर। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंट रेट्स। मतलब अगर जो एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको अलग रेट मिलेगा, और जो इनएफिशिएंट काम कर रहा है उसको अलग रेट मिलेगा। एफिशिएंट की डेफिनेशन आपको मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। सो एफिशिएंट कौन होता है वैसे मैं बताऊँ? चलो बता देता हूँ यार आप लोगों को। जो एफिशिएंट होता है ना वो बंदा भाई क्या करता है कि मतलब अच्छे से काम करता है, और काम को ना मतलब अपने जो वो होता है मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करता है काम को। और जो एफिशिएंट नहीं होता वो बंदा क्या करता है, बस काम को कंप्लीट करके छोड़ देता है, मिनिमम कॉस्ट पे नहीं करता। आगे देखते हैं, अब आगे आ जाता है हमारा मतलब एक छोटा डिफरेंस बिटवीन है। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन, आप सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो हेनरी फ्यूल था ना भाई, हेनरी फ्यूल को हम लोग क्या कहते थे, आप लोगों को पता ही है कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। और जो हमारा टेलर साहब थे उनको कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो हमारे मतलब हेनरी फ्यूल थे, उन्होंने जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। टेलर की जो टेक्निक्स थी यार लेस फ्लेक्सिबल और मतलब अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाती थी, ठीक है, लेस अप्लाइबल थी वो। और जो बेसिक फॉर्मेशन मतलब जो फ्यूल के थे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थे, ठीक है। और जो टेलर के जो थे टेक्निक्स वगैरह टेलर की जो थी वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब टेलर ने ना काम करके फिर मतलब जो जितने भी वो थे एक्सपेरिमेंट करके फिर उसके बाद निकाले सारे कंक्लूजन्स। अब आ जाते हैं मतलब जो किसने कौन से लेवल पे काम किया है, ठीक है। सो देख लेते हैं, जो हमारा हेनरी फ्यूल है उन्होंने टॉप लेवल पे काम किया है। और जो हमारा FW टेलर है उन्होंने कौन से शॉप फ्लोर लेवल या फिर वो वर्कर्स के साथ काम करके उन्होंने देखा कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती, तभी उन्होंने इतनी सारी स्टडी वगैरह टेक्निक्स वगैरह दी हैं। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। यहीं पे हो गया आपका चैप्टर 2 खत्म। सो वीडियो को कर देना लाइक, और बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।